हेलो एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सभी। जैसा कि आप जानते हैं कि आपका हिस्ट्री का फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम 20 दिसंबर को होना है, तो बेटा उसी को ध्यान में रखते हुए हम कुछ प्रैक्टिस पेपर करने जा रहे हैं, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है। तो आज प्रैक्टिस पेपर 1 करके देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन के लेखक कौन हैं? जॉन मार्शल, राखालदास बनर्जी, दयाराम साहनी या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम। तो सही जवाब है बेटा, इस पुस्तक के लेखक का नाम है जॉन मार्शल। 1931 में उन्होंने ये बुक लिखी थी। अगला प्रश्न, नहरों के अवशेष निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से मिले हैं? लोथल, बनावली, कालीबंगन या फिर श्रोतुघई। तो सही जवाब है बेटा, नहरों के अवशेष जो हमें मिले हैं वो श्रोतुघई से मिले हैं, यानी श्रोतुघई अफगानिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता ने मोहनजोदड़ो में मोहरे खोज निकाली? दयाराम साहनी, राखालदास बनर्जी, मैके या फिर जॉन मार्शल। तो सही जवाब है बेटा, जिस आर्कियोलॉजिस्ट ने मोहनजोदड़ो में मोहरे खोज निकाली थी उनका नाम है राखालदास बनर्जी। लेकिन अगर पूछा जाता है कि हड़प्पा में किसको मोहरे मिली थी, तो सही जवाब होता दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है, हड़प्पा से प्राप्त दर्पण निम्न में से किस वस्तु का बना हुआ था? कांसा, टिन, तांबा या फिर सीसा। तो सही जवाब है बेटा, हड़प्पा से जो हमें दर्पण प्राप्त हुआ है वह तांबा यानी कॉपर का बना हुआ था। अगला प्रश्न है, योद्धे शासकों ने निम्न में से किस धातु के सिक्के जारी किए? सोने के, चांदी के, तांबे के या फिर कांसे के। तो बेटा पंजाब और हरियाणा जैसे क्षेत्रों के योद्धे ने प्रथम शताब्दी ईस्वी की बात है, उन्होंने भी सिक्के जारी किए थे जो हमें हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे उनके व्यापार में रुचि और सहभागिता दिखाई देती है। तो ये जो सिक्के बने थे वो जिस धातु के बने थे वह था तांबा यानी कि कॉपर के। अगला प्रश्न है, मगध महाजनपद की प्रारंभिक राजधानी निम्न में से कौन सी थी? राजगीर, पाटलिपुत्र, उज्जैनी या फिर अवंती। तो सही जवाब है बेटा कि 16 महाजनपदों में मगध सबसे शक्तिशाली था और इसकी जो प्रारंभिक राजधानी थी वह थी राजगीर, यानी जिसको राजगाह भी कहा जाता है, जिसका मतलब था राजाओं का घर। लेकिन बाद में राजधानी पाटलिपुत्र यानी जो आधुनिक पटना है वहां पर शिफ्ट कर दी गई थी, इसलिए प्रारंभिक राजधानी राजगीर यानी कि राजगाह थी। अगला प्रश्न है, शिल्पादिकारम निम्न में से क्या है? तमिल महाकाव्य, संस्कृत महाकाव्य, प्राकृत महाकाव्य या फिर अरामाइक महाकाव्य। तो सही जवाब है बेटा तमिल महाकाव्य। अगला प्रश्न, निम्न में से किन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की? गुप्त, मौर्य, कुषाण या फिर हिंद यवन। तो सही जवाब है बेटा, जिन शासकों ने देवपुत्र की उपाधि धारण की थी वे थे कुषाण वंश के राजा, और संभवतः वे उन चीनी शासकों से प्रेरित हुए होंगे जो स्वयं को स्वर्गपुत्र कहते थे। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम नाटक के लेखक निम्न में से कौन है? कौटिल्य, शूद्रक, बाणभट्ट या फिर विशाखदत्त। तो सही जवाब है बेटा मृच्छकटिकम नाटक के जो लेखक हैं उनका नाम है शूद्रक। लगभग 4वीं शताब्दी ईस्वी में उन्होंने यह नाटक लिखा था। और रही बात बेटा कौटिल्य की, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। बाणभट्ट ने हर्षचरित लिखा है जिसमें हर्षवर्धन की जीवनी है। और विशाखदत्त, ये विशाखदत्त द्वारा जो रचित
पुस्तक है उनका नाम है मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न है, मेरठ जिले के हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता ने किया? वी.एस. सुप्तांकर, बी.बी. लाल, जॉन मार्शल या फिर एच.एच. कोल? तो सही जवाब है बेटा बी.बी. लाल। उन्होंने 1951 और 52 में हस्तिनापुर नामक गांव में उत्खनन किया था। अगला प्रश्न है, मंदसौर के रेशम बुनकरों की श्रेणी के सदस्यों ने निम्न में से किस देवता के सम्मान में मंदिर बनवाया? सूर्य, विष्णु, रुद्र या फिर अग्नि? तो बेटा मंदसौर यानी कि ये जगह मध्य प्रदेश में थी और वहाँ पर एक अभिलेख मिला जो कि 5वीं शताब्दी ईस्वी का है। इसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है जो मूलतः लाट यानी गुजरात के निवासी थे और फिर वह वहाँ से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दशपुर के नाम से भी जाना जाता था। और उन्होंने वहाँ की जब राजा की महानता के बारे में सुना था तो इसलिए वे उनके राज्य में बस गए थे और उन्होंने जिस देवता के सम्मान में मंदिर बनवाया वह है सूर्य। अगला प्रश्न है, रुद्रदमन निम्न में से किस वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक था? शक, सातवाहन, शुंग या फिर कर्ण? तो सही जवाब है बेटा रुद्रदमन शक वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। शक जो कि मध्य एशिया से भारत आए थे और रुद्रदमन जिन्होंने सुदर्शन सरोवर का जीर्णोद्धार भी करवाया। अगला प्रश्न है, बौद्ध दर्शन से जुड़े विषय निम्न में से किस पुस्तक में दिए गए हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक या फिर बुद्ध चरित? तो सही जवाब है बेटा अभिधम पिटक, क्योंकि विनय पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह है और सुत्त पिटक में बुद्ध की शिक्षाएं हैं। तो इन तीनों को मिलाकर जो पुस्तक बनती है उसका नाम है त्रिपिटक। त्रिपिटक का मतलब होता है 3 टोकरियां। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस बेगम ने सांची में एक संग्रहालय और अतिथिशाला बनाने के लिए अनुदान दिया? शाहजहां बेगम, सुल्तान जहां बेगम, नूर जहां बेगम या फिर जहां आरा बेगम? तो सही जवाब है बेटा सुल्तान जहां बेगम। अगला प्रश्न, सबसे प्राचीन कृत्रिम गुफाएं ईसा पूर्व 3री सदी में निम्न में से किस शासक के आदेश से बनवाई गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, खारवेल या फिर बिंदुसार? तो सही जवाब है बेटा अशोक। अशोक ने आजीवक संप्रदाय के संतों के लिए यह कृत्रिम गुफाएं बनवाई थी। अगला प्रश्न है, मंदिर के गर्भगृह के ऊपर एक ढांचा बनाया जाता था जिसको निम्न में से क्या कहा जाता था? गोपुरम, तोरण द्वार, शिखर या फिर छत्र? तो सही जवाब है बेटा मंदिर के गर्भगृह के ऊपर जो एक ऊंचा ढांचा बनाया जाता था उसे शिखर कहा जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से स्त्री शिव भक्त कौन थी? मीराबाई, अंडाल, गार्गी या फिर करिकाल अमियार? तो सही जवाब है बेटा करिकाल अमियार। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ग्रंथ तमिल वेद के रूप में जाना जाता है? शिल्पादिकारम, मणिमेखलई, अमुक्तमलयद, नलीरा दिव्य प्रबंधम? तो सही जवाब है बेटा नलीरा दिव्य प्रबंधम को तमिल वेद के रूप में माना जाता है और इसका मतलब होता है 4000 पावन रचनाएं। अगला प्रश्न है, शंकर देव के उपदेशों को निम्न में से क्या कहकर संबोधित किया गया? भगवती धर्म, लिंगायत, वीरशैव या फिर निर्गुण? तो सही जवाब है बेटा भगवती धर्म। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में
असम में शंकर देव वैष्णव धर्म के मुख्य प्रचारक के रूप में उभरे थे और उनके उपदेशों को भगवती धर्म कहकर संबोधित किया जाता है, क्योंकि वे भगवत गीता और भागवत पुराण पर आधारित थे और यह उपदेश सर्वोच्च देवता विष्णु के प्रति पूर्ण समर्पण भाव पर केंद्रित थे। अगला प्रश्न, गुरु नानक जी ने निम्न में से अपने बाद गुरु पद पर किसे आसीन किया? गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु तेग बहादुर या फिर गुरु गोविंद सिंह? तो सही जवाब है बेटा, गुरु नानक देव जी ने अपने बाद गुरु पद पर जिसे आसीन किया गया वो थे गुरु अंगद देव। अगला प्रश्न, विजयनगर साम्राज्य की अरब एवं मध्य एशिया से आयातित सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? घोड़े, हाथी, रत्न या फिर मसाले? तो सही जवाब है बेटा घोड़े। अगला प्रश्न है, विजयनगर के सभी राजकीय आदेशों पर निम्न में से क्या शब्द अंकित होता था? श्री विरूपाक्ष, सुल्तान, अमरनायक या फिर देवपुत्र? तो सही जवाब है बेटा श्री विरूपाक्ष। अगला प्रश्न है, हम्पी का पहला सर्वेक्षण मानचित्र निम्न में से किसके द्वारा तैयार किया गया? कॉलिन मैकेंजी, जेम्स प्रिंसेप, एच कोल या फिर डोमिंगो पेस? तो सही जवाब है बेटा कॉलिन मैकेंजी। अगला प्रश्न, विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी निम्न में से कौन थी? तारा देवी, पंपा देवी, तुंगभद्रा देवी या फिर महामाया देवी? तो सही जवाब है बेटा विजयनगर की स्थानीय मातृ देवी पंपा देवी थी और उन्हीं के नाम पर विजयनगर को हम्पी के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विकल्प अंतर्विवाह एवं बहिर्विवाह को उचित रूप से वर्णित करता है? अंतर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं, जबकि बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। बहिर्विवाह में वैवाहिक संबंध समूह के मध्य ही होते हैं, जबकि अंतर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। बहिर्विवाह प्रथा में एक पुरुष की अनेक पत्नियां होती हैं, जबकि अंतर्विवाह एक पत्नी की अनुमति देता है। अंतर्विवाह एक पुरुष की अनेक पत्नियां होने की सामाजिक परिपाटी है, जबकि बहिर्विवाह एक ही विवाह की अनुमति देता है। तो बेटा इसमें से जो सही विकल्प है वो है पहला। अंतर्विवाह जो था वह समूह के मध्य ही होता था, जबकि बहिर्विवाह गोत्र से बाहर विवाह करने को कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच नहीं है। ठीक है, उल्मा इस्लाम धर्म का ज्ञाता, शरिया मुस्लिम समुदाय के निर्देशित करने वाला कानून, जिम्मी चिश्ती सिलसिला के अनुयायी, वली ईश्वर का मित्र जो अल्लाह के नज़दीक होने का दावा करता था। तो इसमें से जो गलत है वो है बेटा जिम्मी। जिम्मी चिश्ती सिलसिला के अनुयायी नहीं थे। जिम्मी अरबी शब्द जिम्मा से अर्थात संरक्षित श्रेणी से ही उत्पन्न हुआ था और जिम्मी वे लोग थे जो उद्घटित धर्म ग्रंथ को मानने वाले थे, जैसे इस्लामी शासकों के क्षेत्र में रहने वाले यहूदी और ईसाई। और ये लोग जजिया नामक कर चुकाकर मुसलमान शासकों द्वारा संरक्षण दिए जाने के अधिकारी हो जाते थे। तो इसलिए जिम्मी का जो मैच है वो गलत है ये। अगला प्रश्न है, लिंगायत के विषय में निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं? वे चांदी के पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते थे, वे श्राद्ध संस्कार का पालन नहीं करते थे, वे जाति की अवधारणा में विश्वास करते थे, वे विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देते थे। तो बेटा ये लिंगायत के बारे में जो कथन दिए गए हैं इसमें से 3 कथन सही हैं। जो तीसरा कथन है कि वे जाति की अवधारणा में विश्वास करते थे, तो ये गलत है। तो इट मीन्स जो सही ऑप्शन है वो है पहला, यानी कि पहला, दूसरा और चौथा ये सही है और तीसरा वाला कथन गलत है लिंगायतों के विषय में।
अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूचना की सहायता से महाभारत के इस पात्र की पहचान कीजिए। उसका विवाह 5 पांडवों से हुआ। उसके एक पति ने उसको दांव पर लगा दिया। कुंती, गांधारी, द्रौपदी या फिर माद्री। तो सही जवाब है बेटा द्रौपदी। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए निर्देश को पढ़कर चुनिए कि यह निर्देश अपने शिष्य को किसके द्वारा दिया गया। तुम सब अपने लिए खुद ही ज्योति बनो, क्योंकि तुम्हें खुद ही अपनी मुक्ति का रास्ता ढूंढना है। तो ये जो निर्देश था बेटा वो किसके द्वारा कहा गया था? महावीर स्वामी, गौतम बुद्ध, कबीर या फिर रैदास। तो सही जवाब है बेटा गौतम बुद्ध के द्वारा। अगला प्रश्न है, संपत्ति के स्वामित्व के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, पैतृक संपत्ति संबंधित नियम मनुस्मृति में दिए गए हैं। दूसरा, माता पिता की मृत्यु के बाद संपत्ति को सभी पुत्रों में समान रूप से बांट दिया जाता था। ज्येष्ठ पुत्र संपत्ति के विशेष भाग का अधिकारी होता था। चौथा है, स्त्रियां भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग कर सकती थी। तो बेटा ऊपर के तीनों कथन सही हैं, लेकिन स्त्रियां भी पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग कर सकती थी, यह कथन सही नहीं है। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूचना की सहायता से महाभारत के इस पात्र को पहचानिए। उन्होंने हिडिंबा से विवाह किया। उनके पुत्र का नाम घटोत्कच था। युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम या फिर सहदेव। तो सही जवाब है बेटा भीम। अगला प्रश्न है, नीचे दो कथन यानी कथन असर्शन और कारण रीजन के रूप में दिए गए हैं, तो दोनों के आधार पर उचित उत्तर हमें चुनना है। कथन है, सिंधु घाटी की सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। कारण, हड़प्पा सबसे पहला खोजा गया स्थल था। तो बेटा सबसे पहली बात है आपको ये देखना है क्या ये जो कथन और कारण है ये दोनों सही है। तो हमने देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो सबसे पहला स्थल जो खोजा गया था वो हड़प्पा ही था। इसलिए इसका उत्तर है कि कथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। तो पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से बुद्ध के जीवन से जुड़े व्यक्तियों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, यानी कौन सा इसमें करेक्टली मैच नहीं है। माता महामाया, उपमाता सुजाता, प्रिय शिष्य आनंद, पिता शुद्धोधन। तो बेटा उनकी माता का नाम महामाया था, प्रिय शिष्य आनंद था, पिता का नाम शुद्धोधन था, लेकिन जो उपमाता थी उनका नाम सुजाता नहीं था। उपमाता का नाम था महाप्रजापति गौतमी, यानी जो उनकी फॉस्टर मदर थी। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई सूचना की सहायता से महाभारत के इस पात्र को पहचानिए। गांधारी का ज्येष्ठ पुत्र, पांडवों से ईर्ष्या करने वाला, दुर्योधन, कर्ण, दुशासन, विकर्ण। तो सही जवाब है बेटा दुर्योधन। गांधारी का जो ज्येष्ठ पुत्र था उसका नाम दुर्योधन था। अगला प्रश्न है, महाभारत के आदि पर्व में निम्न में से किस नगर को इंद्र की नगरी के समान शोभायमान बताया गया है? इंद्रप्रस्थ, हस्तिनापुर, पाटलिपुत्र या फिर उज्जैनी। तो सही जवाब है बेटा हस्तिनापुर। हस्तिनापुर को इंद्र की नगरी के समान शोभायमान बताया गया है। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है, यानी कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? दिलमुन, बहरीन द्वीप, मगान, ओमान, मेलुहा, हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पटना। तो बेटा मोहनजोदड़ो पटना यह सही मैच नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं कि मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वर्तमान पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न,
हड़प्पा लोगों द्वारा संभवतः ओमान से लाई जाने वाली वस्तु निम्न में से क्या थी जिसका अनुमान रासायनिक विश्लेषण के आधार पर लगाया गया? लार्ज वर्ड, सोना, चांदी या फिर तांबा। तो सही जवाब है बेटा ओमान से जो हम लेकर आते थे हड़प्पावासी वह है तांबा, यानी क्योंकि वो कॉपर लेकर आते थे, क्योंकि जो तांबा ओमान से मिला और जो हमें हड़प्पा स्थल से मिला दोनों में निकल के अंश पाए गए थे। अगला प्रश्न, रिक्त स्थान भरें। डैश ने भारत को जहां पाया उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। एस.एन. राव ने उपरोक्त कथन निम्न में से किस पुरातत्वविद के विषय में कहा है? जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, राखाल दास बनर्जी या फिर बीबी लाल। तो सही जवाब है बेटा जॉन मार्शल। एस.एन. राव के द्वारा जो पुस्तक लिखी गई है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी, तो उसमें उन्होंने लिखा था कि मार्शल ने भारत को जहां पाया उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ दिया। अगला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की कृषि प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्न में से कौन कौन से कथन सत्य हैं? पहला, खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। सिंचाई के लिए नहरों, कुओं और जलाशय का प्रयोग होता था। एक साथ 2 अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। खेत जोतने के लिए लोहे के हल का प्रयोग करते थे। तो बेटा जैसे कि हमने चैप्टर में पढ़ा था कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था, सिंचाई के लिए नहरों, कुओं और जलाशयों का प्रयोग होता था क्योंकि हमें अवशेष मिले हैं। एक साथ 2 अलग अलग फसलें भी उगाई जाती थी क्योंकि हल एक दूसरे को समकोण पर काटते थे। खेत जोतने के लिए लोहे के हल का प्रयोग करते थे, यह कथन बेटा गलत है क्योंकि उस समय तक तो लोहे की खोज भी नहीं हुई थी। यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। जो हमारा ऑप्शन पहला है वो सही उत्तर है। अगला प्रश्न, शेख निजामुद्दीन औलिया के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, उनके अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशाइख यानी शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे। वो बादशाह अकबर के समकालीन थे। उनकी दरगाह दिल्ली में है। अमीर खुसरो उनके अनुयायी थे। तो बेटा उनके अनुयायी उन्हें सुल्तान उल मशेख यानी शेखों में सुल्तान कहकर संबोधित करते थे, यह बिल्कुल कथन सही है। वो बादशाह अकबर के समकालीन थे, यह कथन सत्य नहीं है। उनकी दरगाह दिल्ली में है। अमीर खुसरो उनके अनुयायी थे, यानी पहला, तीसरा और चौथा कथन सही है उनके बारे में, लेकिन दूसरा गलत था। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि इस प्रैक्टिस पेपर के द्वारा आपने जाना होगा कि अभी आपकी तैयारी कितनी है और हमें कितनी तैयारी करनी है। तो इसी तरह से बेटा हम प्रैक्टिस पेपर करेंगे, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए ताकि पेपर तक हमारी तैयारी बहुत अच्छी हो जाए। धन्यवाद।